आज हम क्लास 4th की विज्ञान विषय में लेसन 2 का अध्ययन करेंगे। लेसन 2 है जंतुओं की अनुकूलताएं। इसका हमने कल पढ़ा था जंतुओं में निवास के लिए अनुकूलताएं। अब इसके आगे का आज हम पढ़ेंगे। तो सब बच्चे अपनी किताब खोलकर तैयार हो गए होंगे। इसमें ये देखो, ये लेसन 2 है, इसमें ये पढ़ना पलटो सब बच्चे। ये हमने पढ़ा था निवास के लिए अनुकूलताएं। इसके आगे आता है सुरक्षा के लिए अनुकूलता है कि जीव जंतु है जो अपनी सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं, वातावरण में रहकर वो अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं। तो सब बच्चे अपनी किताब में यह उंगली रखो। निवास और भोजन के पश्चात जंतुओं को सुरक्षा की आवश्यकता होती है कि जंतुओं को रहने और भोजन के बाद क्या होता है, उनको अपनी सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। विभिन्न जंतु भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी सुरक्षा करते हैं। जैसे पहला आता है इसमें पलायन। शत्रुओं से बचने के लिए जंतुओं में तेजी से कूदने के लिए शक्तिशाली टांगे, हवा में उड़ने के लिए मजबूत पंख तथा जल में तैरने के लिए पंख होते हैं। कि देखो बच्चों, जब जीव जंतु कुछ भी ऐसे खतरा महसूस करते तो वो क्या होता है कि जिनके मजबूत टांगे होती है तो वो उन टांगों की सहायता से वो स्थान छोड़ देते हैं, वहाँ से दूर चले जाते हैं। और जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं तो वो खतरा महसूस होते हैं, वहाँ से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। हिरण, मेंढक, खरगोश, कबूतर जैसे जंतु कूदने, उड़ने, दौड़ने की शक्ति का उपयोग करके शत्रुओं से अपनी सुरक्षा करते हैं। जैसे कि देखो बच्चों, हिरण होता है। हिरण के क्या होता है, बहुत लंबी ऐसे टांगे होती है। तो जब भी वो खतरा महसूस करता है तो क्या होता है, वो अपनी टांगों की सहायता से वो स्थान छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। और कबूतर जैसे है पक्षी, तो वो क्या है कि अपनी पंखों की सहायता से ऐसे उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। दूसरे पेज पे इधर आ जाइए सब बच्चों। तो ये तो था जैसे पलायन। अब आता है जैसे विशाल आकार, कि कई जीव जंतु ऐसे होते हैं जो अपने आकार से, अपने शरीर के आकार से वो अपनी सुरक्षा करते हैं। कुछ जंतुओं का आकार बहुत बड़ा होता है, इसी कारण इन्हें दूसरे जंतु खा नहीं सकते हैं। विशाल आकार वाले जंतु हिप्पो, व्हेल तथा हाथी हैं। देखो ये हिप्पो, ये इसका आकार जो है बहुत बड़ा है। तो जो छोटे जीव जंतु होते हैं वो इसके आकार को देखकर इनके पास जाने से भी वो डरते हैं। तो इस प्रकार वो इनके पास कोई भी नहीं आ पाता। ये देखो, ये व्हेल जो मछली है और ये हाथी है, तो इनका आकार क्या है, बहुत बड़ा है। तो छोटे जो जीव जंतु होते हैं वो इनके पास नहीं आते हैं। तो इस तरह ये आकार के कारण ये अपनी सुरक्षा कर पाते हैं। व्हेल मछली का आकार हाथी से कई गुना बड़ा होता है। जो ये व्हेल मछली है इसका आकार जो है हाथी से भी कई गुना बड़ा होता है। इसके बाद देखो, ये है शीत निष्क्रियता अथवा शीत निद्रा। मगरमच्छ, सांप, मेंढक एवं छिपकली आदि जंतु ठंड सहन नहीं कर पाते हैं। कि ये जो ये मगरमच्छ, सांप, मेंढक और ये छिपकली है, तो ये जीव जंतु क्या है कि अधिक ठंड महसूस नहीं कर पाते हैं। तो जब भी ज़्यादा ठंड होती है तो वो क्या होता है कि कई गर्म स्थान पर जाकर ऐसे छुप जाते हैं। तो वो होता है शीत निष्क्रियता। ठंड से बचने के लिए वे भूमि में नीचे चले जाते हैं। जंतुओं की यह क्रिया शीत निष्क्रियता अथवा शीत निद्रा कहलाती है। इस समय में ये संग्रह किए भोजन से काम चलाते हैं। कि जब तक वो वहाँ ज़मीन में ऐसे रहते हैं तब तक वो जो भी भोजन का संग्रहण किया हुआ होता है उस भोजन से अपना काम चलाते हैं। इसके बाद आता है देशांतरण। देशांतरण होता है बच्चों कि जैसे ध्रुवीय जो प्रदेश है वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो वहाँ पर जो पक्षी होते हैं तो वो उस ठंड को सहन नहीं कर पाते हैं। तो इसके कारण वो क्या होता है कि हमारे भारत देश में लौट आते हैं। और जब यहाँ पर भारत देश में गर्मियाँ शुरू होती है तो वो वापस अपने देश में लौट जाते हैं। तो ये होता है देशांतरण। तो यहाँ उंगली रखो सब बच्चे।
कुछ जंतु भोजन तथा उष्णता की खोज में दूर तक चले जाते हैं। जंतुओं की यह प्रक्रिया देशांतरण कहलाती है कि कुछ तो भोजन के लिए और कुछ उष्णता यानी कि गर्मी के लिए वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। देशांतरण करने वाले जीवों में पक्षी तथा मछली प्रमुख होते हैं। वातावरण अनुकूल होने पर ये पुनः अपने स्थान पर लौट आते हैं। इसके बाद आता है रंग रूप में समानता अथवा परिवर्तन, कि देखो जैसे बच्चों ध्रुवीय प्रदेशों में जैसे वहाँ के जो जानवर है, जैसे ध्रुवीय भालू होता है तो उसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद। ध्रुवीय लोमड़ी होती है, उसका रंग भी सफ़ेद होता है। और ध्रुवीय प्रदेशों में क्या होता है, 12 महीने बर्फ़ जमी रहती है, तो बर्फ़ भी सफ़ेद होती है। तो इस प्रकार वो अपनी सुरक्षा करते हैं, उस बर्फ़ में ऐसे छुप जाते हैं जिससे शत्रुओं को ऐसे पता भी नहीं चलता कि यहाँ बर्फ़ है या कोई जानवर। तो इस प्रकार वो रंग रूप में समानता के कारण अपनी रक्षा कर लेते हैं। तो यहाँ उंगली रखो अपनी किताब में। कुछ जंतुओं का रंग रूप उनके प्राकृतिक वातावरण से मिलता जुलता है। इस प्रकार का रंग रूप इन्हें शत्रुओं से सुरक्षा में सहायता करता है। मिलते जुलते रंग रूप के कारण ये वातावरण में छिप जाते हैं। कुछ जंतु समय समय पर अपना रंग रूप वातावरण के अनुरूप बदलते रहते हैं। इनमें सांप तथा गिरगिट प्रमुख है। कि देखो बच्चों जैसे ये रेगिस्तान, ये जो इलाका होता है स्थान, तो वहाँ पे जो सांप और गिरगिट होते हैं तो वहाँ की जो मिट्टी होती है हल्के ऐसे भूरे रंग की, तो जो सांप और गिरगिट होता है उनका भी रंग उसी मिट्टी के जैसा होता है, तो जिसके कारण वो क्या है अपनी रक्षा कर सकते हैं। ऐसे ध्रुवीय लोमड़ी तथा भालू सफ़ेद रंग के होते हैं। बर्फ़ का रंग भी सफ़ेद होता है, इस कारण ये बर्फ़ में आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। कुछ कीटों का रंग पत्तियों से मिलता जुलता होता है। देखो बच्चों ये एक कीट है, तो इसका रंग कैसा, पत्ती होती है हरे रंग की, और इसका भी रंग कैसा, हरे रंग का है। तो ये इस कारण क्या है कि अपनी शत्रु से रक्षा करता है, कि ये इन पत्तियों में ऐसे छुप जाता है तो पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पेड़ की पत्ती है या कोई कीट है। फिर आता है तीसरा, देखो भोजन के लिए अनुकूलता है। भोजन सभी जंतुओं के लिए आवश्यक हैं। जंतु भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते, कि सभी जो जीव जंतु है, सजीव है, उनको भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन पाने में समर्थ जंतु स्वयं में कुछ विशेषताएं विकसित कर लेते हैं। भोजन के आधार पर हम जंतुओं को 4 समूहों में बांट सकते हैं। कि अब भोजन के आधार पर जैसे जंतुओं को 4 भागों में बांटा है। जैसे मांस खाने वाले जो जंतु होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, और जो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन करते हैं वो शाकाहारी जंतु होते हैं, और जो मांस और पेड़ पौधों से मिला दोनों तरह का भोजन खाते हैं वो होते हैं सर्वाहारी जंतु। तो अब देखो भोजन के आधार पर ये जंतुओं में पहला आता है जैसे मांसाहारी जंतु। केवल दूसरे जंतुओं का मांस खाने वाले जंतु मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। मांस को फाड़ने चीरने के लिए इनके नुकीले दांत और चोंच होती है। कि जो मांस खाने वाले जो जंतु होते हैं तो उनके जो दांत होते हैं क्या होते हैं, बहुत नुकीले, बहुत तीखे होते हैं। और जो पक्षी होते हैं तो उनके क्या होती है, चोंच होती है, तो जिसके कारण वो मांस को फाड़ कर चीर कर और उनको खा लेते हैं। शेर, चीता, बिल्ली तथा कुत्ता मांसाहारी स्तनपायी है। कि ये शेर, चीता और बिल्ली ये क्या है, अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, तो ये क्या है, स्तनपायी है, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और ये क्या है, मांस भी खाते हैं, तो ये मांसाहारी स्तनपायी है। शार्क एक मांसाहारी मछली है। पेंगुइन, गरुड़ एवं गिद्ध आदि मांसाहारी पक्षी है। कि ये जो ये गरुड़, गिद्ध और पेंगुइन ये एक मांसाहारी पक्षी है, ये जीवित और मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। सब बच्चे पन्ना पलटो आगे। ये देखो बच्चों ये चीता, ये गिद्ध, जानवर में जैसे ये चीता है, पक्षियों में ये गिद्ध और ये कुत्ता, तो ये क्या है, ये मांसाहारी जंतु है, ये मांस खाते हैं ऐसे। कुत्ता और बिल्ली भी मांसाहारी जंतु है, किंतु ये रोटी या दूध आदि भी खा पी लेते हैं। ये अपनी
लंबी जीभ से पानी तथा दूध चाटते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे कुत्ता और बिल्ली ये मांस भी खाते हैं और रोटी सब्जी दूध पी लेते हैं। तो ये सर्वाहारी जंतु के अंदर भी आते हैं, क्योंकि ये मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन भी करते हैं। जैसे रोटी है तो ये हमें कहाँ से, पेड़ पौधों से मिलती है। तो इस तरह ये क्या हो गए, सर्वाहारी जंतु भी हो गए। कुछ जंतु जैसे कुत्ता बिल्ली कौवा एवं भालू आदि पेड़ पौधों तथा मांस दोनों को खा लेते हैं। इस प्रकार के जंतु सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। यहाँ उंगली रखो सब बच्चे अपनी किताब में। शाकाहारी जंतु। अब देखो शाकाहारी जंतु क्या होता है कि जो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन करते हैं वो होते हैं शाकाहारी जंतु। केवल पौधों के विभिन्न भागों तथा उनसे बने पदार्थों को खाने वाले जंतु शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। इसमें देखो जैसे गाय भैंस बकरी एवं जिराफ आदि पौधों तथा उनसे बनने वाले पदार्थों को खाते हैं। तेज काटने वाले दांत तथा मजबूत चबाने वाले दांत इन्हें खाने में सहायता करते हैं। भोजन की तलाश में इन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता है, इसी कारण इनकी टांगें मजबूत होती है। कि ये जो शाकाहारी जंतु है जैसे ऊँट घोड़ा जेबरा ये शाकाहारी जंतु है, तो इनको क्या है कि इनकी टांगें बहुत लंबी होती है, क्योंकि इनको भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है। इस पेज पे आ जाओ दूसरे पे। अब आता है परजीवी जंतु। परजीवी जंतु होता है बच्चों की जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, दूसरे भोजन के लिए दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। भोजन एवं आवास के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहने वाले जंतु परजीवी जंतु कहलाते हैं। ये जंतुओं के शरीर के भीतर या ऊपर पाए जाते हैं। जोंक फीता कृमि टैपवर्म मच्छर खटमल पिस्सू एवं जूं आदि इसी प्रकार के जंतु हैं। इनके दूसरे जंतुओं से खून चूसने के लिए चूसक पाए जाते हैं। फीता कृमि मानव शरीर के अंदर रहता है। कि जो ये जंतु जो होते हैं ये क्या करते हैं कि दूसरे जंतुओं का खून चूसते हैं, तो उनके लिए उनमें ये चूसक पाए जाते हैं जिनके द्वारा वो खून चूसते हैं। तो इस प्रकार ये परजीवी जंतु कहलाते हैं, क्योंकि ये दूसरे जंतुओं के ऊपर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए और आवास के लिए। फिर आता है लुप्त जंतु। बहुत समय पहले इस पृथ्वी पर डायनासोर रहते थे। इस समय वे सब समाप्त हो चुके हैं, उन्हें हम लुप्त जंतु कहते हैं। वे इस समय विद्यमान नहीं हैं। वे बदलते हुए वातावरण से अनुकूलन नहीं कर सके, इसलिए समाप्त हो गए। अतः जीवित रहने के लिए अनुकूलन बहुत आवश्यक है। लुप्त जंतु बच्चों देखो कि जो अब बिल्कुल भी समाप्त हो गए, जो अभी यहाँ पर देखने को भी नहीं है, तो वो है लुप्त जंतु। तो देखो बच्चों, जैसे हमें जीवित रहने के लिए अनुकूलन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अब देखो जो हमने इस लेसन में पढ़ा है उसके मुख्य बिंदु है। सभी जंतु स्वयं को वातावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। जंतुओं को जीवित रहने के लिए अनुकूलता आवश्यक है। कि सभी जंतुओं को सजीवों को जीवित रहने के लिए अनुकूलता बहुत ही आवश्यक है। जंतु स्थलीय जलीय वायवीय अथवा वृक्षीय प्राकृतिक निवासों में रहते हैं। ये जंतु इन वातावरण में रहने के अनुकूल बन चुके हैं। जंतु विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। वे शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी या परजीवी हो सकते हैं। तो देखो बच्चों, आज हमारा ये लेसन यहाँ पे पूरा हो गया है। आप सब बच्चे इसके ये मुख्य बिंदुओं को याद करोगे और वापस से इसकी रीडिंग लगानी है आपको और इसको समझना है।